हेलो एवरीवन। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 11th में। लेक्चर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 11 का टॉपिक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लास 10 से स्टार्ट करता हूँ और हमने पढ़ा हुआ है डिस्क्रिमिनांट। तुम जानते हो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वहाँ पे हमारे पास 3 केस बनते थे। जो पहला केस है, यदि ये 0 से बड़ा होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं। और डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है कि रूट तो रियल होंगे बट सारे के सारे क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। दूसरी बात, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी है। अभी दूसरा केस तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac था जो कि किसके बराबर आ रहा था, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब हमारे पास जो इसके जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो कैसे आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं और साथ में रियल भी आने वाले हैं। क्लियर। थर्ड जो पॉइंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे छोटा है, 0 से। या देखो एनसीईआरटी में कोई भी चीज लिखी हुई होती है उसके पीछे तर्क होता है, बिल्कुल मतलब कोई ना कोई फैक्ट जरूर होता है। तो बी स्क्वायर ए माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, इसका मतलब नो रियल सॉल्यूशन। देखिए हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि अभी 10वीं में कहीं पर भी इमेजनरी वर्ड यूज नहीं हुआ है। सिर्फ नो रियल, रियल वो समझ रहे हैं कि रियल है, एक तरफ तो रियल है, रियल के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, नो रियल है। लेकिन जब हम 10th स्टैंडर्ड से ऊपर उठते हैं तो फिर एक इमेजनरी वर्ड भी आता है जो कि हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 केस से डिस्क्रिमिनांट के। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो नेचुरल नंबर हम जानते हैं, जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं ऐसे नंबर को हम नेचुरल कहते हैं, जो कि स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 सम इनफाइनाइट नंबर, मतलब कि हम काउंट नहीं कर सकते उनको। फिर है होल नंबर, और हम होल नंबर को भी जानते हैं इंक्लूडेड बाय 0, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखिए मैथ्स और साइंस में जो चीज हम निकालते हैं ना, रिसर्च करते हैं ना, वो चीज हम रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत होती है। देखिए नेचुरल नंबर से काम नहीं चल रहा, क्लियर हो गया। ये नेचुरल नंबर से काम नहीं चल रहा था तो एक इक्वेशन फंस गई। देखो कोई भी इक्वेशन अगर फंसती है तो हमारे पास सॉल्यूशन निकलता है। माना मैं तुम्हारे पास एक इक्वेशन लिख के देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 5, सो सॉल्व द इक्वेशन। और मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। बट अगर हम बाद बाकी के नंबर को हम देखें ही ना, हम सिर्फ नेचुरल नंबर, हमारे पास अभी तक सिर्फ नेचुरल नंबर मौजूद है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा तुम्हें कि 0 तो कुछ है ही नहीं, इसलिए 0 की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी इक्वेशन फंसती गई, हजारों इक्वेशन फंसी, तब जाके ये नंबर इन्वेंट हुआ, तब जाके 0 इन्वेंट हुआ। और जो कि होल नंबर हम किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर विद इंक्लूडेड बाय 0। क्लियर। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। फिर इंटीजर, अब इंटीजर में भी तो कुछ हुआ होगा, इंटीजर में भी कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो क्या हुआ है देखिए, x प्लस 3 इक्वल टू 2। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी x इक्वल टू 2 माइनस 3। अरे जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो इतना तो तुम भी जानते हो कि -1 आने वाला है। अगर ये -1 आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये -1 तो हमारे पास नंबर नहीं, क्योंकि हम ये वहां अभी तक तो हमारे पास 0 के ऊपर के नंबर है। क्लियर। तो फिर ऐसे इक्वेशन फंस के -1 नंबर आ गया, -1 आ गया तो इसका मतलब जिसने इसका इन्वेंट किया होगा उसे लगा होगा कि यार इस नेगेटिव में भी कुछ नंबर हो रहे हैं। ऐसे -1 आया, दूसरी इक्वेशन मेरी -2 निकल गया, -3 निकल गया। सो इसका मतलब हमारे पास तो बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। समझ आ रहा है नहीं यार। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया था दे रहा मैं आपको।
अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इंटीजर भी हो गया, अब नंबर आए, बहुत अच्छी बात है। जिन फ्रैक्शन का, जैसा मैं भी एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 4/2, तो 2 का डिवाइड कंप्लीट जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। बट मैं इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ तुम्हारे पास, ये वाली, देखो इस इक्वेशन के वजह से इन्वेंट हुआ है तुम्हारा रेशनल नंबर। देखो मैं थोड़ा सा हल्का हल्के में बता रहा हूँ, बाद बाकी मेरे एक लेक्चर में ये सारी चीज़ मैंने डीपली बताया हुआ है। अब मैं बोलूँगा कि 3x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2, बट 3/2 यानी 2 is not divisible by 3, 3 is not divisible by 2, क्लियर? दैट मीन्स इस टाइप के नंबर हमारे पास जब मिलेंगे तो कैसे होंगे, रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? अब देखो रेशनल नंबर तो मिल गया, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी चीज, सीधी सी बात है, ये बात दिमाग में रख दो कि अगर डिनोमिनेटर किसी का जीरो है, अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो वैल्यू जीरो आती है। देखो मैं कुछ भी बताता हूँ, देखो मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, 0/1 इक्वल टू करो, किसी का न्यूमरेटर अगर जीरो है तो उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उस फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो होती है, ये बात तुम भी जानते हो। अगर नहीं जानते तो एक काम करो, इस 1 को इधर लेके चले जाओ। अरे 1 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भैया जीरो ही तो आता है, तो 0 बराबर 0 प्रूव नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? इसका मतलब न्यूमरेटर जीरो है तो कहानी ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है, यहां पे कहानी उल्टी फंस जाती है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो तब वो चीज इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगी। कहाँ की ओर अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी। ये जब आगे बढ़ोगे बेटा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी 14वां चैप्टर है, वहां तुम्हें ये चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो सेम अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, तुमने सेट थ्योरी पढ़ रखी है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, हिंदी में पूरक बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे √2 √3 है ना, 10th में पिथागोरस ने ये इन्वेंट करा था इसका कि प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। सो 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता था, वो किसी भी वॉल्यूम में हो। यहाँ तक हो गया। अब एक आता है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चीज हम यहाँ पे देख रहे थे कि मैं कह रहा था कि रियल डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रियल रूट और नो रियल रूट। अब वो रियल है क्या? देखिए, मैं अगर परिमेय संख्या की बात करूं या फिर मैं रेशनल नंबर की बात करूं, देखिए ये एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, दैट इज ट्रू। एवरी होल नंबर इज ए, सारे के सारे होल नंबर अपने आप में रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर अपने आप में रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर है। तो यानी इतने सारे नंबर मिला के एक सेट, मतलब सबसे समझ में आ रहा था मैं नहीं आ रहा? देखो सबसे बड़ा सेट अभी तक क्यों मिला, क्यों से छोटा सेट इंटीजर, इंटीजर से छोटा सेट होल नंबर, होल नंबर से छोटा सेट नेचुरल नंबर। अब एक रियल नंबर होता है, देखो रियल नंबर उस सेट को बोलते हैं जब हम कंबाइन विद रेशनल एंड रियल, दैट इज कॉल्ड रियल। नहीं, कंबाइंड विद रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? और कंबाइंड को सेट थ्योरी के लैंग्वेज में हम यूनियन का साइन देते हैं, और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो फाई के बराबर आएगा। क्लियर? अब ये सी जो है, ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारा जो मेन मोटिव है, देखिए यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं 10th में, मेन मोटिव है कि इस चीज को समझना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये पूरी चीज पढ़ी। मैं आज थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा, इंट्रोडक्शन टाइप का दूंगा, ज्यादा मैं डीपली नहीं लिया, नॉर्मली बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखो मैंने कहा था ना कि जैसे ये यार इसकी देख लेना, पी और क्यू इसमें इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, और साथ में सिंपलेस्ट फॉर्म भी होनी चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, देखिए अभी मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में, कहने का मतलब है कि अभी मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं पढ़ा रहा, मतलब कि ये एक 10th स्टैंडर्ड का है, और 10th का भी क्या है, ये मतलब बहुत लोअर स्टैंडर्ड का है। मैं अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूँ, फिर भी अगर बताना है तो मैं बता भी देता हूँ। देखो मैं तुम्हें पूछूंगा कि 3π/2π ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो बहुत सारे हमारे मैथमेटिशियन ऐसे करेंगे कि पाई से पाई काट देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है।
पाई से पाई काट ही नहीं सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब कि नियरली अबाउट 22/7, दैट मीन्स नो फिक्स्ड एंड नो कांस्टेंट। तो दिस इज, अब हम एक चीज हम बचपन में पढ़ते, पाई इज ए रेशनल नंबर। यू नाउ दैट 3 एंड पाई, 3 रेशनल है और एक रेशनल। अगर रेशनल और रेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो जाके बनता है इरेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर के नीचे दूसरा इरेशनल नंबर, तो दोनों इरेशनल नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज इरेशनल बनेगा। तो दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये कट फट वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है और यहाँ पे लोग मार खा लेते हैं। तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर? इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है x² + 1 = 0 का मतलब क्या है कि नो रियल सॉल्यूशन। ये किसके हिसाब से बोल रहे हैं? 10th के हिसाब से। अगर 11th में हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो ये बोलेगा नो रियल सॉल्यूशन तो है, साथ ही साथ इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? इमेजिनरी। अब जैसे हम किसी भी इक्वेशन में फंसे, एक नया सेट मिला, अब इसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इस इक्वेशन में फंस गए, इस तरीके की इक्वेशन। अब इससे क्या इन्वेंट हुआ? एक नया नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं? देखिए x² + 1 = 0 का मतलब नो रियल सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो ये x की जगह तुम रियल नंबर के सेट से कुछ भी उठा के रख दो, कुछ भी उठा के पटक दो, ये कभी सॉल्व 0 के बराबर नहीं आएगा। तुम यहाँ पे -1 रखो, 1 रखो, कुछ भी रखो, 0 नहीं होने वाला। क्लियर? अब x मैंने इसको सॉल्व करा, इसको मैंने उधर ले गया, तो इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें, बचपन में तुमने करा भी होगा। -1 तो x इक्वल हम जानते हैं स्क्वायर होता तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है, तो ये मैंने लिखा x इक्वल टू -1 जो कि इसका नाम दे दिया किसका? आयोटा का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है, वी राइट द फॉर्म ऑफ z = a + iota v, a is a real part and v is a imaginary part, यानी आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, where iota equal to square root of -1. Are you getting my point or not? This is not a point. Where a and b are what? This is a real number. This is a real number. Clear? अब केस फर्स्ट है कि यदि a is 0, that means कि रियल पार्ट किसी का 0 हो जाए, दैट इज इस z = iota v को बोलेंगे प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। केस नंबर 2 है, इफ b = 0, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो 0, दैट मीन्स z = a, दिस इज ए प्योर रियल पार्ट, जो कि आपने देखा है कहाँ? रियल नंबर के केस में। क्लियर? देखिए जितने भी कंसेप्ट है मैं तुम्हें बारीकी से बता रहा हूँ, बाद बाकी ये सारा मैंने पढ़ भी चुके हो पहले का। अब मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ आज के लिए लास्ट, इसके बाद मैंने सब चीज़ बताई। ये यहाँ तक है तुम्हारा, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल है, इफ 4x + iota 3x - y = 3 + iota - 6, where x and y is a real number, find out the value of x and y. So solution, given that 4x + iota 3x - y, that is equal to 3 + iota - 6. Okay? Equating the real and imaginary part. That means the real part is equating the real part and imaginary part equating to the imaginary part. That means 4x = 3. So x = 4 नीचे चला जाएगा, 3/4, and 3x - y = -6. So value, what is value of x? X is value of 3/4. So put the value of this equation, 3 × 3/4 - y = -6. This implies that 9/10, 9/4 - 6 replaced by left hand side and -y replaced by right hand side. That means solution of this fraction, addition of fraction. So y = 33/4. So what is our question?
question, what is our aim? To find the value of x and y. So x is equal to 3.4 and y equal to 33/4. So today के लिए इतना बहुत है। बाद बाकी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर इसका सेकंड लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।